हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम राहुल राज, जो कि आपको पता ही है। तो आपके केस स्टडी के सीरीज की मैं अगली वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, केस स्टडी जिसे हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, ये हिंदी मीडियम में है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 11, ठीक, यानी कि विपणन प्रबंध से संबंधित जितने भी केस स्टडी क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उनको करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और कैसे उत्तर देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की एक केस स्टडी की वीडियोस नहीं देखी हैं या इसकी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक विक्रेता किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी लागत तथा उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि का विश्लेषण करता है, ठीक है। और जब उसे लगे कि उससे प्राप्त संतुष्टि उसकी लागत से अधिक है, तभी वह उसे खरीदता है। क्रेता को ग्राहक की इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर ही उत्पाद तैयार करना होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट मैं हर बार बताता हूँ, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ते टाइम ही मार्क कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्रेता क्या करता है, संतुष्टि का विश्लेषण करता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो विक्रेता क्रेता द्वारा उत्पाद को दिए जाने वाले महत्व को ध्यान में नहीं रखता, वह प्रतियोगिता में निश्चित रूप से पिछड़ जाता है। क्या हो जाता है, वो प्रतियोगिता में पिछड़ जाता है, ठीक है। ये हमने प्रश्न पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया। अब प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। उपरोक्त अनुच्छेद में विपणन की किस विशेषता को प्रकाशित किया गया है। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें विपणन की कौन सी विशेषता है यह बताना है, ठीक है। तो हम पैराग्राफ में जब पढ़ रहे थे तो क्या बात आ रही थी, क्या ग्राहक की बातें चल रही हैं, खाली ग्राहक की। विक्रेता को एक क्रेता से ग्राहक के बारे में क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे उत्पादन करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब कि कौन सी विशेषता हुई विपणन की, ग्राहक, ठीक है, ग्राहक संतुष्टि। ग्राहक की संतुष्टि के बारे में बात की जा रही है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्राहक संतुष्टि, ठीक है। जब तक ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं होता तब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसका महत्व क्या होगा, ग्राहक की संतुष्टि, ग्राहक संतुष्टि, ठीक है। जो विपणन चैप्टर है आपका 11वां चैप्टर, ये पूरी बुक में से सबसे बड़ा चैप्टर है आपका और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि भी इस चैप्टर से क्या क्या है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। अगला प्रश्न, विपणन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्रिया है। एक और लोगों को विभिन्न नए व पुराने उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराती है तथा दूसरी ओर यह अनेक लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है, ठीक है। ये क्या करती है, नए व पुराने उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराती है और दूसरी ओर लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विपणन की इन्हीं बातों से प्रेरित होकर 12वीं के 3 छात्र तन्नु, मन्नू व संचित को ने विज्ञापन पर प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्णय लिया। तीनों ने लोगों से विज्ञापन के बारे में बातचीत की। अपने अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले, ठीक है। तो ये 3 छात्र हैं जो कि क्या कर रहे हैं, विज्ञापन के ऊपर एक क्या कर रहे हैं, विज्ञापन के ऊपर ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपना, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। पहला, तन्नू का कहना था कि विज्ञापन ऊंची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को हस्तांतरित हो जाती है, ठीक है। पहली बात क्या हो जाती है, क्या उपभोक्ताओं को हस्तांतरित हो जाती है। दूसरे में क्या है, मन्नू का कहना था कि विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है, ठीक। और तीसरा, संचित का कहना था कि विज्ञापन लोगों को वास्तविकता से बनावटीपन की ओर ले जा रहा है। तीनों ही मेन पॉइंट है, तो हमने मार्क कर लिया। अब आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद में की गई चर्चा विज्ञापन के बारे में क्या इशारा कर रही हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो अनुच्छेद में हम पढ़ रहे हैं वो विज्ञापन के बारे में क्या बता रही हैं, ठीक है। उन बातों को लिखना है और समझाना है। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। चलिए पीछे पैराग्राफ में चलते हैं, क्या बता रही है ये, ठीक है। तो पहली बात में ये क्या कह रहा है कि विज्ञापन से
क्या होता है, ऊंची कीमतों पर लोगों को ही वापस मिल जाता है। मतलब कि विज्ञापन पर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे वापस उपभोक्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब कि जब एक कंपनी विज्ञापन करती है और विज्ञापन पर जो खर्चा आता है वो अपनी जेब से नहीं देती है, विज्ञापन करने के बाद जब वो प्रोडक्ट बेचती है तो वो विज्ञापन में जो लागतें आती हैं उन लागतों को वो अपने प्रोडक्ट में ही ऐड कर देती है, ताकि उस विज्ञापन की जो लागत है उसको अपनी जेब से ना देना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लागत जो होती है विज्ञापन की वो उपभोक्ताओं को ही हस्तांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है मेन बात, लागतों में वृद्धि। इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं की लागतों में वृद्धि हो जाती है। एक तरीके से वो जो इसके वो होते हैं, कंपनी होती है, कंपनी का जो प्रबंधक होता है उसके लिए भी लागत बढ़ जाती है विज्ञापन से। ठीक, लेकिन लागत बढ़ती तो है लेकिन वो लागत उनकी जेब से नहीं जाता है, उनकी जेब से ये लागत नहीं जाता है। ये लागत किसकी जेब से जाता है, ये उपभोक्ताओं को भरना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, लागतों में वृद्धि। और आपको लिखना क्या पड़ेगा इसमें कि विज्ञापन करने के लिए संस्था को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो लागतों में वृद्धि की जो डेफिनेशन है ना चैप्टर में, जैसा कि मैं आपको करवा रहा था, तो वो पूरी लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, जैसे कि विज्ञापन के लिए संस्था को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, इससे उत्पादन लागतों में वृद्धि होती है। ठीक है, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस खर्च को पूरा करने के लिए वस्तु की कीमत में भी वृद्धि करनी पड़ती है, प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है, कॉस्ट होती है, उसको बढ़ाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लागतें ऊंची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को हस्तांतरित हो जाती हैं। मतलब कि जितनी भी विज्ञापन के ऊपर लागत आती है वो सारी लागतें उपभोक्ताओं को ही भरना पड़ता है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या मिल गया हमें, लागतों में वृद्धि। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, क्रेता भ्रमित होते हैं। ठीक, तो इसका मेन पॉइंट क्या होगा, क्रेताओं को भ्रमित करना, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं क्या करती हैं, क्रेताओं को भ्रमित करती है, विज्ञापन में तोड़ मरोड़ कर दिखाती हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो होती है वो तोड़ मरोड़ कर दिखाती हैं। आप किसी भी विज्ञापन को जब देखेंगे तो देखकर आकर्षित हो जाते हैं, आप सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको तो ज़रूर लेना चाहिए, और जब आप उसको खरीद लेते हैं और फिर उसको वास्तविकता में देखते हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो उतना अच्छा नहीं होता जितना विज्ञापन में दिखाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञापन में रियलिटी को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात सही है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्रेताओं को भ्रमित करना। ठीक, और तीसरा क्या है आपका, विज्ञापन लोगों को वास्तविकता से बनावटीपन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, विज्ञापन से क्या हो रहा है कि सामाजिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है। ठीक है, लोग अब वास्तविकता में नहीं रह रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट को देख के एक तरीके से जैसे सपना देखते हैं ना, सपने में खो जाते हैं, बनावटीपन में खो जाते हैं। वाह ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा है, सोचने लगते हैं वाह वाह कितना चॉकलेटी होगा ये, ओ हो, चलो कोई नहीं इसे एक बार खा के देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञापन जो लोगों को क्या कर रहा है, बनावटीपन की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना हो रही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3 आंसर दे दिए। ठीक, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यही मेन बातें थी 3, तो हमने इनको यहाँ पर बता दिया क्योंकि इनके अलावा और कोई भी मेन पॉइंट नहीं था। अगला प्रश्न, उपरोक्त अनुच्छेद में समाज को प्रेषित 2 मूल्यों की पहचान कीजिए। इस पैराग्राफ में समाज के लिए कौन से 2 मूल्य हैं जो कि समाज को प्रेषित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जानकारी में वृद्धि। ठीक है, जानकारी मिलती है, हमने ऊपर पहले लाइन में क्या लगा रखा निशान, जानकारी उपलब्ध कराता है, नए व पुराने उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होता है, लोग जानकार बन जाते हैं, उनको जानकारी मिलती है, एडवर्टाइजमेंट से उनको जानकारी मिलती है। और दूसरा क्या टिक लगाया हमने, लोगों की रोजी रोटी का साधन भी है, मतलब कि रोजगार उपलब्ध कराती है। एडवर्टाइजमेंट से लोगों को जानकारी मिलती है और दूसरा रोजगार मिलता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर समाज के लिए प्रेषित किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था और ये हमने इसको कर दिया सॉल्व। देख सकते हैं आप कितने पॉइंट लिखे हैं हमने, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन लिखी हैं बस। ठीक है, और उसमें ही आपके 5 नंबर पक्के हो गए। तो अब मैंने आपको यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ते समय कैसे मार्क करते हैं मेन पॉइंट को, वो मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बात यूज़फुल हुई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिमरन, साक्षी व सरिता तीनों MBA विपणन में पढ़ रही हैं।
तीनों को विपणन से संबंधित किसी एक विषय पर अपना प्रस्तुतिकरण देना है। तीनों प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित होने वाली सामग्री के बारे में चर्चा कर रही हैं। उनकी चर्चा के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। ठीक है, तो सिमरन का कहना था कि उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह स्पष्ट, स्वतंत्र व संतुलित आवाज में बोल सके। मेन बात इसमें क्या है कि स्पष्ट और स्वतंत्र आवाज में बोल सके। ठीक है, उसे संदेशवान करते समय विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए, ये सिमरन का कहना था। ठीक है, अब अगला साक्षी का क्या कहना था। साक्षी का कहना था कि उसे एक अच्छा मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसे कंपनी की प्रकृति के बारे में सचेत रहना चाहिए जिसके लिए वह काम करती है। ठीक, सरिता का क्या कहना था कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति ही ग्राहकों से अतिशीघ्र जुड़ सकता है। तो तीनों की अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं, तीनों का अलग अलग कहना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पैराग्राफ। अब इसके प्रश्न पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या भाई हमसे। उपरोक्त चर्चा किस विषय के संदर्भ में हो रही है? अपने उत्तर में अनुच्छेद में चर्चित तीनों बिंदुओं की पहचान कीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि पैराग्राफ में किस बारे में बात किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि अच्छा संदेशवाहन, ठीक है, ऐसा क्या है जिसमें कि एक स्वतंत्र, स्पष्ट, संतुलित आवाज में बोलना चाहिए, बोलते समय विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ भी होना चाहिए, प्रकृति के बारे में भी सचेत रहना चाहिए और तंदुरुस्त व्यक्ति भी वो होना चाहिए। ये सारी किन चीज़ों के, किस चीज़ के बारे में बता रही है? किस चीज़ों के बारे में बता रही है? किसमें? विक्रयकर्ता के बारे में। ठीक है, विक्रयकर्ता। ठीक है, एक विक्रयकर्ता को ही विशेष चातुर्यवान होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए और अपने विषय के बारे में सचेत रहना चाहिए, प्रकृति के बारे में सचेत रहना चाहिए। तो ये बात का किसके बारे में की जा रही है? विक्रयकर्ता के गुणों के बारे में की जा रही है। क्योंकि जब मैं आपको 11वां चैप्टर पढ़ा रहा था विक्रयकर्ता वाला, तो उसमें मैंने आपको विक्रयकर्ता के गुण बताए थे कि कैसे होने चाहिए। एक विक्रयकर्ता कैसा होना चाहिए? संदेशवाहन में चातुर्य होना चाहिए, यानी गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए उसका, तकनीकी गुण होना चाहिए उसमें, मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए उसमें, ठीक, शारीरिक गुण भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ये विक्रयकर्ता वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? विक्रयकर्ता के गुणों के बारे में बात की जा रही है। तो उन तीनों को पहचानना भी है कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो तीनों बातें, पहले सिमरन ने क्या कहा? सिमरन का क्या कहना था कि संदेशवाहन अच्छा, हाँ, जब भी वो बोले अच्छी आवाज़ में बोले और विश्वास से भरी रहे। तो मतलब क्या कहना है उसका कि संदेशवाहन चातुर्य होना चाहिए, अच्छा संदेशवाहन चातुर्य होना चाहिए। ठीक है, अच्छा संदेशवाहन चातुर्य होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद आती है साक्षी। साक्षी का क्या कहना था कि उसमें तकनीकी गुण होना चाहिए और वो एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ बनना चाहती थी, मतलब कि मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए उसमें, ठीक, मनोवैज्ञानिक गुण। और दूसरा वो अपनी क्या कर रही थी? प्रकृति के प्रति सचेत थी, मतलब कि तकनीकी गुण भी था उसमें। क्या था? तकनीकी गुण। ठीक, ये दो चीज़ साक्षी का था। और सरिता क्या कह रही है? सरिता का क्या कहना था? सरिता कहती है कि तंदुरुस्त भी होना चाहिए, मतलब उसमें शारीरिक गुण भी होना चाहिए। ठीक, शारीरिक गुण भी होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ये प्रश्न आपका 4 नंबर का था। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। देखा कैसे करते हैं, किन बातों को मार्क करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये प्रश्न ही बहुत बड़ा है और इसमें आपको अभी तक जो भी समझ में नहीं आया होगा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुरुचि ने लगभग 2 वर्ष पूर्व अपनी BBA की पढ़ाई पूरी की। व्यवसाय की जानकारी होने के कारण उसने अपने पैतृक व्यवसाय में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। उसके पिताजी गेहूं का थोक व्यापार करते थे। सुरुचि ने अपने पिताजी को सलाह दी कि क्यों ना हम गेहूं का फुटकर व्यापार भी आरंभ कर दें। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे? वो थोक व्यापार थे, अब वो फुटकर व्यापार भी आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। उसके पिताजी उसकी सलाह से सहमत हो गए। उन्होंने इस नए व्यापार की सारी जिम्मेदारी सुरुचि को सौंप दी। उसने सबसे पहले बाजार का सर्वेक्षण करके यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। मेन बात क्या है? बाजार का सर्वेक्षण किया इसने और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। क्या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की? कि लोग
किस मूल्य पर व कितने वजन की पैकिंग में गेहूं पसंद करते हैं। ठीक है, बाजार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि लोग देसी गेहूं को अधिक पसंद करते हैं। बाजार में पहले से ही देसी गेहूं के कई प्रकार उपलब्ध थे। सुरुचि ने अपनी गेहूं को दूसरे व्यापारियों से भिन्न दिखाने के लिए उसका नाम क्या रखा? नाम क्या रखा उसने? सरबती स्वास्थ्यवर्धक फूड रखा। ठीक है, गेहूं को आकर्षित प्लास्टिक के थैलों में तय किया गया। तय नहीं, यहाँ पर पैक होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। गेहूं को आकर्षित प्लास्टिक के थैलों में पैक किया गया। ठीक है, ये पैक है, थैलों में पैक किया गया। तो चलिए इसके आगे का पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं। गेहूं की पैकिंग 10 किलो 20 किलो वजन की रखी गई। ठीक है, पैकिंग की गई, यहाँ पर 20 किलो की रखी गई ताकि थैलों को उठाने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी रहे। सुरुचि ने थैलों के ऊपर एक लेबल लगाया। क्या लगाया इसने? लेबल लगाया। ठीक, जिस पर थैलों के पैक के बारे में गेहूं से संबंधित पूरी जानकारी लिखी गई थी। ठीक है, सुरुचि ने अपने माल का मूल्य निर्धारित करते समय यानी कि मूल्य निर्धारित कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। समय जनता की अपेक्षाओं, प्रतियोगिता के मूल्य व उचित लाभ दर पर विशेष ध्यान दिया। इस प्रकार एक नया व्यापार आरंभ हुआ। कुछ ही दिनों में सुरुचि एक प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में चर्चित होने लगी। ठीक है, तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है। ठीक है, मेन पॉइंट्सों को हमने क्या कर लिया है? मार्क कर लिया है। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद के संदर्भ में विपणन के 4 कार्यों को पहचानिए व समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विपणन के कार्य समझाने हैं। ठीक है, विपणन के कितने कार्य होते हैं? सबसे पहली बात ये, क्या आपको विपणन के कार्य याद हैं? अगर याद हैं तब तो ठीक है, और अगर याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से जाएगा और आपके जो 4 नंबर हैं, ये 4 नंबर का प्रश्न है, आप देख लीजिए। ठीक है, सॉरी 4 नहीं, ये 5 नंबर का प्रश्न है आपका। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का प्रश्न आपके ऊपर से जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको विपणन के कार्य नहीं याद तो पहले आप विपणन के कार्य याद कीजिए। उस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको नहीं याद तो मैं एक आध विपणन के नाम आपको बताता हूँ, शायद याद आ जाए। जैसे कि बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण, विपणन नियोजन, उत्पाद डिजाइनिंग तथा विकास, प्रमापीकरण एवं श्रेणियन, पैकेजिंग तथा लेबलिंग, नामकरण, उत्पादों का मूल्य निर्धारण करना, संवर्धन, परिवहन, संग्रहण, भौतिक वितरण। ठीक है, बहुत सारी हैं, जैसे लगभग बहुत सारी नहीं, 12 हैं। तो आपके विपणन के कितने कार्य हैं? 12 कार्य हैं। इसमें से आपको लिखने कितने हैं? 4 कार्य लिखने हैं, जो कि पैराग्राफ में बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, उन कार्यों को देख लेते हैं जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे पैराग्राफ में चलेंगे और देख लेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से कार्य बताए हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, ये तो मेन बात नहीं है। यहाँ बाजार का सर्वेक्षण करके यह जानकारी प्राप्त करी, मतलब कि इसने बाजार का सर्वेक्षण किया, वहाँ से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त किया भी उसने। तो ये क्या है? ये कौन सा कार्य है? बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण, क्योंकि उसने पहले बाजार का सर्वेक्षण किया और जो जानकारी प्राप्त की फिर उसका उसने क्या किया? विश्लेषण किया। ठीक, तो पहला कार्य आपको मिल गया कि बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। उसके बाद क्या किया इसने? नामकरण किया। क्या किया? नामकरण। उसने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा ना, सबरती स्वास्थ्यवर्धक फूड, तो ये हो गया आपका नामकरण, दूसरा हो गया आपका। ठीक, उसके बाद आकर्षित प्लास्टिक के, यहाँ खेलों में नहीं, ये थैलों में पैक किया गया, मतलब पैकेजिंग की इसने। ठीक, 3 कार्य यहाँ मिल गए। गेहूं की पैकेजिंग की। ठीक है, तो 3 हो गए। कौन कौन से? बाजार सूचनाओं का एकत्रण एवं विश्लेषण। ठीक, दूसरा क्या था आपका? नामकरण। और तीसरा क्या था? पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, लेबलिंग भी की है ना इसने, लेबल लगाया। ठीक है, पैकेजिंग और लेबलिंग ये आपके तीसरा कार्य हो गया। और चौथा कार्य क्या था? यहाँ ये मूल्य निर्धारण। ठीक है, उत्पादों का मूल्य निर्धारण या मूल्य निर्धारण लिख सकते हैं। तो 4 कार्य आपके कौन कौन से मिल गए? पहला, बाजार सूचनाओं का एकत्रण। ठीक है, बाजार सूचनाओं का एकत्रण, इतना ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए। ठीक है, दूसरा क्या था? नामकरण।
तीसरा क्या था? पैकेजिंग और लेबलिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ठीक। और चौथा क्या था? मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण। तो ये 4 कार्य हैं जो कि आपके यहाँ पर आंसर हो गए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया, कैसे करते हैं वो समझ में आया, किन बातों को ध्यान रखते हैं वो भी आपके समझ में आया, ठीक है। कैसे पैराग्राफ पढ़ते समय उनको मार्क करते हैं मेन पॉइंटों को, ये भी समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके उस समस्या का समाधान कर सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी, और आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं आपको 4 प्रश्न या 5 प्रश्न ही क्यों करवाता हूं, क्योंकि मेरा प्रश्न करवाने से कुछ नहीं है कि मैं आपको 10-15 प्रश्न करवाऊं या ज़्यादा करवाऊं। मैं करवाने को तो 50 प्रश्न भी आपको करवा सकता हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं आपको करवा रहा हूं, जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो बातें आपको समझ में आ जाएं, ठीक है। अगर ये बातें आपके समझ में आ गई तो आप चाहे हज़ारों क्वेश्चन कर लो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको मैं 1000 क्वेश्चन करवा दूँ और एक भी बात समझ में नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि मैं कम प्रश्न आपको क्यों करवाता हूँ। कम करवाता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो आज का यहीं तक था। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको वो सारी बातें बता दूं जो कि आपके 11वें चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आपको वीडियो के अंत में मैं आपको चैप्टर से के इम्पोर्टेंट्स मार्क करवाऊंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके 11वें चैप्टर के। तो चलिए कॉपी निकाल लीजिए, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ मेन पॉइंट्स, फिर आपको नोट करवाता हूँ। तो लिखिए 11वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है? बाजार की परंपरागत विचार और आधुनिक विचार, ठीक है। इन दोनों की खाली डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है? मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस, विपणन और विक्रयण में डिफरेंस, विपणन और विक्रयण में डिफरेंस, अंतर। इसके बाद आता है आपका विपणन के कार्य जो कि 12 कार्य हैं, ठीक है। विपणन के कार्य जो कि 12 कार्य हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद आता है आपका विपणन प्रबंध के फिलॉसफीज, जो 5 फिलॉसफीज हैं: उत्पाद विचारधारा, उत्पादन विचारधारा, बिक्री, विपणन और सामाजिक विपणन विचारधारा। ये जो विचारधाराएं हैं 5, ये विपणन कार्य से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। ये हो गए। आगे क्या है? आगे देखता हूँ मैं आगे, और आगे तो अब इसमें कुछ खास नहीं है। अब आओ, अब आपका उत्पाद के ऊपर चलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट की विशेषता आप पढ़ सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपके आते हैं, क्या आते हैं? तत्व, मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण, ठीक है। विपणन मिश्रण के तत्व जो कि 4 तत्व हैं, 4P, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस, ठीक है। तो ये चारों हिंदी में क्या है? उत्पाद, मूल्य, संवर्धन एवं स्थान एवं भौतिक वितरण, ठीक है। तो ये चारों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4Ps यानी कि विपणन मिश्रण के तत्व, इन चारों तत्वों को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते ही नहीं, आपको पढ़ना है और इनको याद भी करना है। अब बता देता हूँ। पहला यानी प्रोडक्ट, उत्पाद मिश्रण में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लिख लीजिए। सबसे पहला नामकरण, ठीक है। नामकरण की डेफिनेशन और नामकरण की कौन कौन से चरण हैं। जैसे सबसे पहले नामकरण में ब्रांड देखा जाता है, ठीक है। ब्रांड का मतलब विशेष कोई चिन्ह, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रांड का नाम। ब्रांड का मतलब ब्रांड का लोगो है ना, जैसे एयर इंडिया का है, एयर इंडिया का लोगो कैसा है? एयर इंडिया ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वैसे ही ब्रांड मतलब लोगो एक तरीके का। उसके बाद उसका नाम, ब्रांड का नाम, ब्रांड मार्क और फिर उसका ट्रेडमार्क। तो ये आपके नाम उत्पाद मिश्रण के चरण है कुछ नामकरण के, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका उत्पाद मिश्रण में से है जो है एक अच्छे ब्रांड नाम के गुण और इसके कार्य, ठीक है। नामकरण के कार्य क्या होते हैं और एक अच्छे ब्रांड नाम के गुण। इस जो उत्पाद मिश्रण है आपका प्रोडक्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक अच्छे ब्रांड के गुण, ठीक है। एक अच्छे ब्रांड नाम के गुण। तो चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका लेबलिंग। लेबल के प्रकार, कितने प्रकार के लेबल होते हैं और लेबल के कार्य, ठीक।
इस लेवलिंग में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लेवलिंग के कार्य, लेवल के कार्य, ठीक। उसके बाद आते हैं पैकेजिंग पर। तो पैकेजिंग के कार्य आप याद कर लीजिएगा, और पैकेजिंग के स्तर, कितने स्तर के पैकेजिंग होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, 3 स्तर की पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पैकेजिंग के स्तर और इसके कार्य, बस यही 2 चीज़ हैं इसमें, ठीक है। और अब आते हैं आपके मूल्य मिश्रण पर। वो तो आपका उत्पाद मिश्रण का था, अब मूल्य मिश्रण का है, ठीक है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, मूल्य में मूल्य निर्धारण से पहले ध्यान दिए जाने वाले घटक, किन किन बातों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करते हैं, बस यही है इसमें, ठीक, कि मूल्य निर्धारित करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। अब आते हैं आपके संवर्धन मिश्रण, तीसरा है, यानी कि प्रमोशन मिक्स। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट और प्रचार, ठीक है, जो सबसे ऊपर था आपका विज्ञापन और प्रचार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छे से करवाया था। और ये आपके इस मिक्स यानी कि संवर्धन मिश्रण में सबसे इम्पोर्टेंट है विज्ञापन और प्रचार। विज्ञापन और प्रचार में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस, तो मेन डिफरेंस इसका ये है कि विज्ञापन के लिए पैसे देने पड़ते हैं और प्रचार में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका विज्ञापन और प्रचार में अंतर। अब आते हैं आपके लास्ट, स्थान मिश्रण, प्लेस मिक्स। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका यही इम्पोर्टेंट है कि इसके वितरण के माध्यम कैसे हैं, वितरण माध्यम, भौतिक वितरण और, ठीक, बस यही है इसमें। तो इस चैप्टर के आपकी यही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, ठीक है। तो बस ये इम्पोर्टेंट थे। आप अगर आप इन सब को नहीं याद कर पाए या समझ में नहीं आया अभी तक तो पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूज़फुल हुए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके अगले चैप्टर की वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।